नमस्कार। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कंपल्सिव मीन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, क्योंकि इस टॉपिक में एग्जामिनर जो है ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि कभी कंपल्सिव पूछता है और कभी पीसफुल पूछता है। यानी कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर उसको पूछा होगा तो इस बार ये कंपल्सिव या कोर्सिव मीन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इसको फोर्सेबल मेथड फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी कहा जाता है। जबकि यूएनओ चार्टर में कहीं ऐसा नहीं बताया गया, किसी आर्टिकल में ऐसा नहीं बताया गया है कि झगड़ों को निपटाने के बलपूर्वक तरीके अपनाए जाएंगे, क्योंकि यूएनओ चार्टर में अगर चैप्टर 6 को हम लोग देखें, चैप्टर 6 आर्टिकल 33 से लेकर के आर्टिकल 38 तक का जो प्रोविज़न है वो केवल पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के केवल शांतिपूर्ण तरीकों की बात करता है, जो कि आर्टिकल 33 से लेकर के आर्टिकल 38 जो कि चैप्टर 6 में पूरा विस्तार से बताया गया, जिसमें आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कॉन्सिलेशन है, जुडिशियल डिसीजन है, इंक्वायरी है। लेकिन इसके बाद भी द कंपल्सिव मीन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंटरनेशनल लेवल पर जो है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के बलपूर्वक तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है रिटॉर्शन। रिटॉर्शन शब्द जो है ये वैसा ही है जैसा टीट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। यानी इंटरनेशनल लेवल पर किसी स्टेट ने दूसरे स्टेट के साथ जैसा बिहेव किया है वो भी उसी के साथ वैसा ही बिहेव करेगा। ये उसी तरह का है जैसे हम लोग कहते हैं ना, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसका एक और ये इंटरनेशनल लेवल पर इसको वैलिड माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो एक घटना है कि अमेरिका ने मिस्टर जीबी ग्रिफिन साहब को इंडिया में अमेरिका का डिप्लोमेटिक एजेंट बना करके भेजा। अभी मिस्टर जीबी ग्रिफिन साहब दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर ही थे कि इंडिया ने इनको वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि भाई हम आपको डिप्लोमेटिक एजेंट के रूप में हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कारण ये है कि आपकी जो पॉलिसी है वो इंडियन पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए हम आपको इंडिया में अमेरिका के डिप्लोमेटिक एजेंट के रूप में हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। और वो मिस्टर जीबी ग्रिफिन साहब वापस चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ दिन के बाद यानी कि 2 सालों के बाद इंडिया ने मिस्टर प्रभाकर मेनन साहब को अमेरिका में इंडिया का डिप्लोमेटिक एजेंट बना करके भेजा। अभी मिस्टर प्रभाकर मेनन साहब वाशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरे ही थे कि अमेरिका ने उनको वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया और अमेरिका ने ये कहा कि भाई मिस्टर प्रभाकर मेनन की जो पॉलिसी है वो यूएसए पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए यूएसए मिस्टर प्रभाकर मेनन को डिप्लोमेटिक एजेंट के रूप में उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए इन दोनों घटनाओं को आप देखिए कि इंडिया ने पहले मिस्टर जीबी ग्रिफिन साहब को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है 2 साल के बाद जब प्रभाकर मेनन साहब इंडिया से अमेरिका का डिप्लोमेटिक एजेंट के रूप में गए तो अमेरिका ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया और सेम वही पॉलिसी अपनाई। उसने भी यही कहा कि मिस्टर प्रभाकर मेनन साहब का जो पॉलिसी है वो हमारे देश के नीति के विरुद्ध है और इसलिए हम उनको जो है डिप्लोमेटिक एजेंट के रूप में हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके अलावा भी आपने देखा होगा खास करके भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत से ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि जैसे को तैसा कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में थोड़ी सी कोई दरारें आती हैं तो पाकिस्तान क्या कहता है कि हमारे डिप्लोमेटिक एजेंट को 24 घंटे का अल्टीमेटम देता है कि भाई 24 घंटे के अंदर जो है आप सभी लोग अपने वतन वापस लौट जाइए। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत भी क्या कहता है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एजेंट को अल्टीमेटम देता है कि आप भी 24 घंटे के अंदर जो है दूतावास को खाली कर दीजिए और वापस पाकिस्तान चले जाइए। ये दोनों घटनाएं जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी इनवैलिड नहीं मानी जाती कि जो देश
दूसरे देश के साथ जैसा बिहेव करता है उसको भी ये राइट होता है उसके साथ वैसा ही बिहेव वो करेगा। दूसरा है रिपारिशल। रिपारिशल का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिशोध। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इस चीज़ को यूएनओ चार्टर में उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिशोध के रूप में एक बहुत ही एक एक्सीडेंट कहा जाता है उसको घटना नहीं कहेंगे बल्कि उसको दुर्घटना कहेंगे, और वो है नोलिना एक्सीडेंट। नोलिना, कभी कभी नोलिना एक्सीडेंट के फैक्ट को पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस द फैक्ट एंड जजमेंट ऑफ नोलिना एक्सीडेंट। इसे नोलिना एक्सीडेंट क्यों कहते हैं? ये बड़ा ही दुर्भाग्य घटना है, बड़ा ही इस पर इंटरेस्टेड है। हुआ यूं कि जर्मनी का एक वॉरशिप, एक युद्धक जहाज जो है जिसमें 6 जर्मन आर्मी थे, वो ओपन सी के रास्ते जा रहे थे, यानी कि हाई सी के रास्ते। हाई सी वो रास्ता होता है जिसमें समुद्र का में किसी भी देश का उस पर पोजीशन नहीं होता है। दुनिया का कोई भी देश का जहाज जो है उस रास्ते का यूज़ करता है और उसको हाई सी कहा जाता है। तो जर्मन का वॉरशिप जो है वो हाई सी के रास्ते जा रहा था। रास्ता क्योंकि अंधेरा था, रास्ते में रात का समय था और रास्ता भटक जाता है और गलती से पुर्तगाल के मैरीटाइम बेल्ट में आ जाता है। यानी मैरीटाइम बेल्ट माने सामुद्रिक पेटी, पुर्तगाल के समुद्र के क्षेत्र में गलती से आ जाता है। और जब गलती से आ जाता है तो पुर्तगाल के नेवी आर्मियों के द्वारा जो है, नौसेना के द्वारा उस जर्मन शिप को डिटेन कर लिया जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बना करके पुर्तगाल के नौसेना प्रमुख के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ देखिए, प्रॉब्लम ये आती है कि जर्मन सैनिकों को पुर्तगाल की भाषा समझ में नहीं आती थी और पुर्तगाल के जो ऑफिसर था उसको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बुलाया गया जिसको दोनों भाषाओं का ज्ञान था। यानी उसको बुलाया गया कि तुम जर्मन से पूछो कि हमारे मैरीटाइम बेल्ट में विदाउट परमिशन आप कैसे घुस आए, और उसको ट्रांसलेट करके आप पुर्तगाली लैंग्वेज में हमको समझाओ। अब यहाँ देखिए, उसको एक्सीडेंट इसलिए कहा जाता है कि वो जो ट्रांसलेटर को बुलाया गया था उसने अपनी कमी को नहीं बताया, उसको केवल एक भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन उसने ये झूठ बोला कि मुझे दोनों भाषाओं का ज्ञान है। तो जब उसको बुलाया गया तो पुर्तगाल के आर्मी ऑफिसर ने कहा कि इनसे पूछो, पुर्तगाल भाषा में, कि जर्मनी भाषा में इनसे पूछो कि हमारे मैरीटाइम बेल्ट के अंदर ये क्यों आ गए। उसने पूछा तो पुर्तगाल जर्मन के ऑफिसर ने जवाब दिया कि भाई हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं था, हम तो जा रहे थे किसी कहीं और, लेकिन चूंकि रास्ता भटक गए थे और हम लोग चले जाएंगे। इस बात को ट्रांसलेटर को समझ में नहीं आया और ये अपनी गलती को छुपाने के लिए इसने झूठ बोल दिया कि साहब ये तो कह रहे हैं कि आ तो गए हैं, जो करना है कर लो। अब इसी बात को लेकर के पुर्तगाल के आर्मी ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है, वो इतना इरिटेट हो जाता है कि वो तुरंत रिवॉल्वर निकालता है और जर्मन के 3 ऑफिसर को, सोल्जर्स को वहीं शूट कर देता है। इसलिए इसको नोलिना एक्सीडेंट कहा जाता है कि केवल ट्रांसलेटर की गलती से इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। और जब ये खबर जर्मन को लगी कि पुर्तगाल ने हमारे 3 आर्मी ऑफिसर को शूट कर दिया है, तो उसने बदला लेने के लिए, रिपार्शल के लिए उसने क्या किया, 3 आर्मी शिप को कम से कम 1000 सैनिकों के साथ जो है उसने तुरंत रवाना किया कि पुर्तगाल पर अटैक करने के लिए। और वो 3 वॉरशिप जो है जर्मन सैनिक आते हैं और पुर्तगाल पर अटैक कर देते हैं, और जिससे पुर्तगाल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। और उसी दौरान पुर्तगाल की जनता भी अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती है और इसमें पुर्तगाल के कई सैनिक मारे जाते हैं। जब मामला शांत होता है तो पुर्तगाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामले को ले जाता है और जर्मन से कंपनसेशन की मांग करता है, हर्जाने की मांग करता है।
और वो कहता है, उसने लॉजिक दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि एक ट्रांसलेटर की गलती से एक घटना हो गई जिसमें 3 सैनिक मारे जाते हैं और इसके बदले में जर्मनी ने हमारे कई सैनिकों को मार दिया और हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। जनता ने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट कर दिया है, इसलिए हमें जर्मन से कंपनसेशन चाहिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दिया कि भाई देखिए, जितना नुकसान आपका हुआ है उससे ज़्यादा नुकसान आप जर्मनी पुर्तगाल का नहीं कर सकते थे, और ये मात्र एक सहयोग था, लेकिन उसके बदले में आपने पुर्तगाल का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, इसलिए आप पुर्तगाल को कंपनसेशन देंगे, यानी कि हर्जाना देंगे। ये जो शब्द है, कभी कभी इसको शॉर्ट में पूछा जाता है, एम्बार्गो। एम्बार्गो ये शब्द जो है स्पेन का वर्ड है, ये स्पेनिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है घाट बंदी, व्यापार बंदी भी कहते हैं एम्बार्गो। यानी इंटरनेशनल लेवल पर जब किसी कोई स्टेट को इंटरनेशनल डिस्प्यूट का सेटलमेंट नहीं करता है तो फिर कंपल्सिव मीन्स ये बलपूर्वक तरीके के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है कि समुद्रिक क्षेत्र में उसके व्यापार को प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है, इसलिए उसको एम्बार्गो कहते हैं, इसको घाटबंदी भी कहते हैं, व्यापार बंदी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि उसके समुद्र को, रास्ते को सील कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, यानी कोई भी व्यापारिक जहाज बाहर से उस देश में नहीं आएगा और उस देश का कोई भी व्यापारिक जहाज जो है उस समुद्र के बाहर नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए किया जाता है ताकि वो मजबूर हो करके जो है वो अपने मामले का सेटलमेंट कर सके। देखिए, इसके बाद क्या होता है, पैसिफिक ब्लॉकेडी, जिसको कहते हैं शांतिपूर्ण नाकेबंदी। देखिए, शांतिपूर्ण नाकेबंदी भी समुद्र के ही क्षेत्र में होता है और एम्बार्गो भी समुद्र के क्षेत्र में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि एम्बार्गो में केवल व्यापारिक जहाज़ों को रोका जाता है, जो मालवाहक जहाज होते हैं उन्हीं को आने जाने से रोक दिया जाता है, और स्पेसिफिक ब्लॉकेडी में क्या होता है कि पूरे समुद्र के उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई भी जहाज, चाहे वो यातायात का जहाज हो, चाहे वो मालवाहक जहाज हो, उस देश में नहीं घुसेगा, नहीं जा पाएगा, और ना ही उस देश का कोई भी जहाज अपने समुद्र के क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा। ये पैसिफिक ब्लॉकेडी जो है ये पीसफुल सेटलमेंट में भी होता है। ये 2 तरीके से होते हैं, एक बलपूर्वक तरीका होता है और एक शांतिपूर्ण तरीका होता है। बलपूर्वक तरीका भी होगा और ये शांतिपूर्ण तरीका होगा। यानी बलपूर्वक में क्या होता है कि पूरे फोर्स के साथ, यानी आर्म के साथ, हथियारों के साथ जो है वो देश की सामुद्रिक सीमा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। ना तो कोई देश का जहाज उस देश में आ पाता है और ना ही उस देश का कोई जहाज किसी दूसरे देश में जा पाता है, इसलिए उसको कहा जाता है पैसिफिक ब्लॉकेडी, यानी शांतिपूर्ण नाकेबंदी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप। इंटरवेंशन में देखा जाए तो यूएनओ चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 और यूएनओ चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 7। तो यहाँ पे हम 2 क्लॉज 4 का तो नहीं, लेकिन आर्टिकल 2 क्लॉज 4 और आर्टिकल 2 क्लॉज 7। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में ये प्रोविजन है कि कोई भी स्टेट, यानी यूएनओ का कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही उसको धमकी देगा और ना ही उस पर कोई प्रेशर करेगा। लेकिन आर्टिकल 2.7 में यह प्रोविजन है कि यूएनओ
किसी भी मेंबर के डोमेस्टिक मैटर में ना तो इंटरफेयर करेगा और ना ही उस पर ऐसा कोई प्रेशर बनाएगा कि वो अपने मामले को यूएनओ के, अपने डिस्प्यूट को यूएनओ के थ्रू ही सेटलमेंट करेगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही हस्तक्षेप करेगा, ऐसा उस पर कोई दबाव नहीं बनाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है आर्टिकल 2 क्लॉज 7 का कि अगर बाय द वे उसके डोमेस्टिक मैटर की वजह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का वायलेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा महसूस होता है, तो इस ग्राउंड पर यूएनओ उनके डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर करेगा और ऐसा करना आर्टिकल 2 क्लॉज 7 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 1992 में सिक्योरिटी काउंसिल ने युगांडा के डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर किया था। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल ने साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर किया था। इसके अलावा देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल ने सोमालिया के इंटरनल डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर किया था। और इसके अलावा देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल ने मिस्र के डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर किया था। नेक्स्ट है सेटलमेंट अंडर यूएन चार्टर, यानी संयुक्त राष्ट्र के अधीन विवादों का निपटारा। संयुक्त राष्ट्र के अधीन विवादों का निपटारा अगर देखा जाए तो यूएनओ चैप्टर 7, यूएनओ चैप्टर 7 आर्टिकल 39 टू आर्टिकल 51, यानी यूएनओ चैप्टर 7 अध्याय 7 और आर्टिकल 39 से लेकर के आर्टिकल 51 तक का जो प्रोविजन है, जैसा कि अगर आर्टिकल 41 को रीड करें तो आर्टिकल 41 में ये प्रोविजन है, आर्टिकल 41, कि अगर किसी स्टेट की वजह से, उसके डिस्प्यूट की वजह से अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का वायलेशन होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन को ब्लॉक कर देगी, यानी जो राजनयिक संबंध है उसको खत्म कर देगी। ये राइट दिया गया उसको आर्टिकल 41 में यूएनओ चार्टर, और 41 में ही प्रोविजन है कि उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन को ब्लॉक कर देगी, कम्युनिकेशन के जो भी मेथड हैं, संचार के जो भी साधन हैं उसको बंद कर देगी। अगर उद्देश्य कोई गैस ऑयल की पाइपलाइन गई है उसको ब्लॉक कर देगी, वो इसलिए कर देगी, और जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो भी आर्थिक, उस पर प्रतिबंध लगा देगी ताकि वो मजबूर होकर के अपने डिस्प्यूट का सेटलमेंट कर सके। फिर आर्टिकल 42 में ये प्रोविजन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आर्टिकल 42 में सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत ब्रॉड पावर दिया गया है, क्योंकि अध्याय चैप्टर 7 में अगर आर्टिकल 39 से लेकर के आर्टिकल 51 तक का जो प्रोविजन अगर देखें तो उससे सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 में प्रोविजन है कि 41 को अप्लाई करने के बाद भी, सीधा लिखा गया है क्लियर कट, कि यूएनओ चार्टर आर्टिकल 41 को अप्लाई करने के बाद भी मामला जस का तस नहीं होता, यानी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आर्टिकल 42 में ये प्रोविजन है जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत ब्रॉड पावर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जैसा सूटेबल लगे, यानी सुरक्षा परिषद को जैसा उचित लगे उस देश पर नेवल फोर्सेस, एयर फोर्सेस, यानी जल सेना, थल सेना, वायु सेना,
जैसा उसको उचित लगे उसके ऊपर कार्रवाई एक्शन ले सकता है। तो ये है आपका कंपल्सिव मीन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बलपूर्वक तरीके से के निपटाने के तरीके, जिसमें आपके रिटॉर्शन है, रिपारेशन है, एम्बार्गो है, पैसिफिक ब्लॉकेडी है, इंटरवेंशन है, सेटलमेंट ऑफ अंडर यूएन चार्टर है। तो इसमें कभी कभी एग्जाम में इसको शॉर्ट में पूछ लेता है, ये टॉपिक को शॉर्ट में पूछ लेता है, और कभी इसको शॉर्ट में पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र के अधीन झगड़ों का निपटारा। ये हेडिंग आपको दोनों में मिलेगा, चाहे वो पीसफुल सेटलमेंट पूछेगा, पीसफुल सेटलमेंट पूछेगा तो चैप्टर 6 का आपको हवाला देना पड़ेगा, चैप्टर 6 आर्टिकल 33 से लेकर के आर्टिकल 38 तक का। और अगर कंपल्सिव पूछता है, कंपल्सिव पूछता है, कॉर्सिव पूछता है, फोर्सेबल पूछता है, 3 वर्ड है, ज़्यादातर फेमस तो कंपल्सिव है, कभी कभी कॉर्सिव भी पूछा जाता है, कभी कभी फोर्सेबल है, तीनों का मतलब एक ही है, बलपूर्वक तरीके, बाध्यकारी ढंग भी कहा जाता है उसको। तो जिसमें आप चैप्टर 7 का जिक्र करेंगे, आर्टिकल 39 से लेकर के आर्टिकल 51 चैप्टर 7 है, जिसमें ज़्यादातर आप आर्टिकल 41, 42 और एक जो है इंटरवेंशन में, ऐसे 2 आर्टिकल्स है, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका आपको एक्सप्लेन करना है आर्टिकल 2 क्लॉज 7 का। थैंक यू।